हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में भी जो है नगर नियोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने शहरी जीवन में किस प्रकार रहते थे, उनके मकान किस प्रकार का था, उनका नगर का जो है संरचना ढांचा किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, सैंधव सभ्यता बोलो, ये सभी एक ही नाम है, एक ही है। इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया था। तो प्रारंभ में ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में, एरिया में जो है इस सभ्यता के अवशेष मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सिंधु से भी, घाटी से बाहर के क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, साइट मिली, स्थल मिले। तो इसलिए बाद में जो सबसे पहला स्थल मिला हड़प्पा, इसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो इसकी पहले सब बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर इसका जो मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा पहला है कि नगर नियोजन के विशेष संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक होगा। और 15 नंबर के सवाल में ये पूछा जाता है, बहुत बार यह सवाल आता है। और इस सभ्यता के पतन जो है इसका सेकंड टॉपिक है, वो 7 नंबर के सवाल में काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। तो हम इस सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो लेते हैं पहले कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास। तो ये खुदाई का इतिहास जो है हम बेसिक जानकारी के रूप में ले रहे हैं इस सभ्यता के बारे में। हमारा मूल टॉपिक नगर नियोजन रहेगा और उसका पतन रहेगा, सभ्यता का पतन। तो देश की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। हड़प्पा से पहले जो हमने ताम्र कांस्य युग, ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, उससे पहले हमने ताम्र कांस्य और पाषाण काल की बात की, लेकिन सुविकसित सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता ही है। इसी से भारत की माना जाता है। पहले वैदिक काल तक माना जाता था, लेकिन बाद में जब इस सभ्यता का पता लगा तो ये वैदिक काल कब शुरू हुआ, 1500 ईसा पूर्व से, यानी आज से लगभग 3500 साल वर्ष पहले। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पुरानी होगी, तो वो हमारी सभ्यता जो है 5000 वर्ष पुरानी होगी। तो इस रूप में इसे माना गया ना। तो ये सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जो कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। यानी हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आगे पढ़ेंगे तो उससे भी ये पुरानी है। सर्वप्रथम देखो 1826 ईस्वी में मैसन नाम का अंग्रेज पर्यटक है, उसको हड़प्पा के खंडरों को उसने देखा था। लेकिन देखा पर लोग, इतिहासकारों ने रुचि नहीं ली, इसलिए इसकी अवहेलना नहीं होती रही। उसके बाद 1831 ईस्वी में कर्नल बंस ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा था, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड कर दिया गया ना, गौर नहीं किया इसके ऊपर। उसके बाद 1853 और 1857 में कैनिंगम, ये भी इतिहास का बड़ा विद्वान था और पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था। तो कैनिंगम ने भी हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया, लेकिन ये फिर भी अवॉइड रहा, इसको मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया। तो लंबे समय की उपेक्षा के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं खुदाई करने वाले जो इतिहासकार हैं वो, तो पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व से अवगत हुए। कब? 1920-22 तक जा कर के उन्होंने उस क्षेत्र का उत्खनन प्रारंभ किया, और सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उत्खनन 1920 में हड़प्पा में ही हुआ। तो इसके ऊपर ध्यान कब? 1826 में जाना लग गया था, लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया, लेकिन गौर नहीं किया। और लगभग 100 वर्ष बाद, यानी 1920 में हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई, और श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जो है इस हड़प्पा स्थल की खुदाई करने वाले। दो नंबर के सवाल में पूछते हैं हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की, तो श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यहाँ की खुदाई में एक भव्य नगर के खंडहर मिले, यानी हड़प्पा के खंडहर मिले, हड़प्पा शहर के। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत, जो ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में, तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले की खुदाई का काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष मिले। यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने। ये भी परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग 350 मील की दूरी है इन दोनों के बीच में। इस प्राचीन सुविकसित सभ्यता की खोज का काम निरंतर चलता रहा, जिससे पता चला कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं रही। इसको पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन बाद में लगातार जब इस पर रिसर्च चलता रहा तो ये सिंधु घाटी के बाहर के क्षेत्रों में मिली, यानी पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान से भी इस सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता घोषित किया गया। बाद में जब इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान,
गंगा यमुना के मैदान गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान में भी मिलने लगे, तो इसकी हड़प्पा जो शहर है, इसकी केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। यानी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इस आधार पर इसको जो है नाम रखा गया फाइनली हड़प्पा सभ्यता। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्गम की। तो अब ये नया विचार सामने आया कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो ग्रामीण सभ्य संस्कृति है, मतलब जो हमने पढ़ी थी का कुल्ली, अमरिनल, झोब संस्कृति है, वो ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो माना गया कि वो और ये सभ्यताएं साथ साथ विद्यमान रही होगी और उनका विकास भी साथ साथ हुआ होगा। वास्तव में मुद्राओं, जो हड़प्पा की मुद्राएं मिली है, लेखन कला, मौलिक मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उनके अलंकरण आदि के लक्षणों से युक्त बड़ी शहरी बस्तियों का अस्तित्व में आना विकसित हड़प्पा सभ्यता के जन्म का सूचक था। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो विकसित शहरी सभ्यताएं थी, बस्तियां थी, तो ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी। आगे हम बात करते हैं सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक थी, दक्षिण में कहाँ थी, पूर्व में कहाँ तक थी, पश्चिम में कहाँ तक थी। तो यही हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किन क्षेत्रों तक था। तो पुरातात्विक खोजों से प्रकट कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। ये सभ्यता अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी भारत के गंगा घाटी तक फैली हुई थी। स्टुअर्ट पिगट, ये इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताई है। इन्होंने जो है अपने विचार दिया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। ये इनका विचार है। ये सभ्यता पश्चिम में, बात करते हैं कि पश्चिम में ये अरब सागर के तट के समीप सुतकांगडोर जो अफगानिस्तान में है, ये तो वहाँ से मतलब पश्चिम में इसका लास्ट पॉइंट अभी तक ये मिला हुआ है, से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो भारत के उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के अंदर आलमगीरपुर जगह, वहाँ तक ये सभ्यता मिली है पूर्व में। एवं विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे, जो सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, उसके किनारे उत्तर में ये शिमला की पहाड़ियों की तलहटी और जम्मू के पास मांडा जगह, वहाँ तक जो उत्तर भारत में या उत्तर में ये यहाँ तक इसके अवशेष मिले हैं। और दक्षिण में महाराष्ट्र में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्षेत्र तक फैली हुई थी। यानी हमने बात कर ली कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ये लास्ट कहाँ तक मिली है। इसके आगे और भी हो सकती है, लेकिन अभी तक खुदाई नहीं, मतलब मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो वो आगे की बात होगी। तो अभी तक जो खुदाई हुई, अभी तक जो जानकारी मिली, उस आधार पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष यहाँ तक मिले हैं। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक जो है 1600 किलोमीटर तक है, मतलब पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक इसके जो है प्रमाण मिले हैं। और उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई ये बताएगी, यहाँ तक इसके मिले हैं। इस सभ्यता के प्रमुख जो शहर हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनवाली, ये प्रमुख शहर इस सभ्यता के माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता का काल, ये सभ्यता किस समय रही होगी। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग तर्क दिए हैं, किसी ने कोई सन बताया, किसी ने कोई सन बताया, लेकिन जो साइंस की कार्बन 14 पद्धति है उसमें क्या बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के सभ्य के प्रसंग विद्वानों में भारी मतभेद है। पुरानी वस्तुओं की जांच की जो प्रणाली होती है, समय ज्ञात करने की, इसकी आयु क्या है, उसकी जो विज्ञान सम्मत पद्धति है जिसको कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली बोलते हैं, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यानी ये समय इस सभ्यता का, यानी इस समय मनुष्य के जो कंकाल मिला है उसकी जो आयु ज्ञात की गई है, उस कंकालों कितने वर्ष पुराने हैं उसके आधार पर जो इसका समय 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह सभ्यता मिस्र और सुमेर यानी जो मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, उस सभ्यता जो बहुत ही विकसित सभ्यता थी उससे किसी प्रकार कम नहीं थी, मतलब उनके लेवल की ही सभ्यता थी। बात करते हैं इस सभ्यता के निर्माता, यानी इसमें रहने वाले लोग थे कौन। तो इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये विषय अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। इस संबंध में विद्वानों की 3 मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता है कि लोग जो है मिश्रित जाति के इस सभ्यता में थे, यानी एक जाति के नहीं थे, मिश्रित जाति के थे। दूसरी मान्यता के अनुसार जो है वे लोग द्रविड़ थे, यानी सेकंड मान्यता ये। और तीसरी मान्यता के अनुसार ये लोग आर्य थे। तो ये 3 मान्यता है, द्रविड़, आर्य और मिश्रित जाति के लोग, ये इनकी मान्यता मानी गई।
तो इसके अलावा विद्वानों का कहना है कि खुदाई में प्राप्त जो नर कंकाल हैं, जो कंकाल मिले हैं, कंकालों में जो ढांचा देखा गया उस आधार पर भूमध्य सागरीय नस्ल प्रधान था। मतलब ज़्यादा जो मनुष्य की प्राचीन नस्ल हैं, प्रोटोस्लाइड, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, तो उसमें भूमध्य सागरीय नस्ल के मनुष्य के कंकाल ज़्यादा मिले। अतः इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय जो है जब इन भूमध्य सागरीय या द्रविड़ों को दिया जाना चाहिए, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। तो इस आधार पर ये माना गया है कि ये मतलब इस सभ्यता के निर्माता कौन रहे होंगे, ऐसे अनुमान लगाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने बात की है वो इस सभ्यता की बेसिक जानकारी की बात की, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ बेसिक जानकारी हमने चर्चा की। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, टाउन बिल्डिंग है ना, तो वो किस प्रकार था। तो ये हमारा मूल टॉपिक अब शुरू होता है। तो हमारा ये इसमें दो भाग हैं, टाउन प्लानिंग और इस सभ्यता का पतन, है ना ये। तो अब हमारा मूल टॉपिक शुरू होता है। तो इसमें टाउन प्लानिंग में हम बात करते हैं पहले नगर निर्माण की। तो पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में, कालीबंगा ये राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, लोथल ये गुजरात में है, मुख्य थे। ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे थे। उस समय वर्ष भर नदियों में पर्याप्त जल बहता था। ये व्यापार के मुख्य माध्यम थे, नदियों के माध्यम से व्यापार होता था और जीवन यापन में महत्वपूर्ण सहायक थे। यानी नदियाँ होगी तो नदियों में पानी की आपूर्ति भी होती रहेगी, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, मछली पकड़ने के लिए नदियाँ बहुत उपयुक्त। इसलिए तो प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे होती थी। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपती थी, क्योंकि उन्हीं नदियों से उनको पानी मिलता था पीने के लिए, घरेलू सामान के लिए, सिंचाई के लिए, सामान नावों के इधर उधर जाने के लिए, सब व्यापार के लिए तो नदियों किनारे थी। इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई। तो ये नगर जो एक निश्चित योजना के अनुसार बने। सिंधुवासी जो है अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे, यानी नगर बनाते समय योजना बनाते थे। यानी यहाँ के इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। यानी जो नगरों को जिस प्रकार से संरचना मिली है खुदाई में, इससे पता लगता है कि नगर जो है इंजीनियर लोगों ने प्लान बना करके इसको बनाया है। नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बांधों का निर्माण भी किया गया। यानी नदी पास में है, बाढ़ के समय नदी का पानी शहर को बर्बाद ना कर दे, इसलिए पास में बांध भी बनाया गया है। परंतु हम पढ़ेंगे आगे कि अंत में यही नदियां जो है इनके विनाश का कारण बनती है। इन शहरों, इस सभ्यता के पतन के जो हम कारण पढ़ेंगे, 6-7 कारण पढ़ेंगे, उसमें एक कारण ये भी आएगा कि नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से ये सभ्यता विनाश हो, पतन हो गया, है ना। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन वाले, आप देखी होगी। तो इस सभ्यता पर ही वो पिक्चर बनाई गई है। तो अब ये सभ्यता के कारणों में उस पर भी दिखाया गया है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नगर निर्माण की। हमने बात किया, अब देते हैं इसमें दुर्ग या गढ़ी, मतलब दुर्ग उसके छोटा आकार, गढ़ी फोर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरी केंद्र समान योजना पर आधारित है, यानी सभी शहरों में एक समान योजना से जो बसाए गए हैं। बड़े नगरों में दो मुख्य भाग होते थे, मतलब बड़े जो शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसके दो भाग हैं। पहला भाग दुर्ग है, जिसमें नगर रक्षक तथा अधिकारी रहा करते थे। तो जो दुर्ग वाला हिस्सा होता था उसमें नगर के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारी वर्ग रहते थे। दूसरा भाग निचला शहर था या बस्ती था, जिसमें रिहायशी मकान थे, यानी आम लोग वहाँ रहते थे दूसरे भाग में। दुर्ग के निर्माण शेष नगर से अलग था और उसको ईंटों का बना हुआ ऊंचा चबूतरा होता था, उसके ऊपर दुर्ग बनाया जाता था। तो ईंटों से बड़ा चबूतरा बना करके उसके ऊपर दुर्ग बना करके जो है ये दुर्ग बनाया जाता था। ये चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध, जो बरसात में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा कवच का काम करता था यह चबूतरा। नगर के दोनों भागों में संपर्क प्रत्यक्ष से बहुत सीमित है, यानी दुर्ग वाले इलाके में और साधारण जनता वाले इलाके में संपर्क बहुत ही लिमिट का ही था, कम ही था, सीमित थे। और दुर्ग की मोटी दीवार और बुर्जों से अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी। तो जो
गढ़ वाला भाग है, गढ़ का जो भाग है उसको मोटी दीवारों से पैक किया गया था, दीवारों के ऊपर बुर्ज बने हुए थे और अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में एक विशाल स्नानागार, स्विमिंग पूल मिला है। स्नानागार, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जो है हड़प्पा सभ्यता में किस जगह मिला, तो मोहनजोदड़ो में मिला है, जो संभवतः किसी धार्मिक इमारत का अंग था। यानी इस स्विमिंग पूल का प्रयोग किसी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान के समय स्नान आदि के लिए किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा में सार्वजनिक अन्नागार यानी अन्न के गोदाम मिला है। तो हड़प्पा में बड़े सार्वजनिक मतलब सरकारी, जिसमें सभी जनता का उपयोग वाला अन्नागार यानी गोदाम मिले हैं हड़प्पा के अंदर। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, और हड़प्पा में अन्ना यानी गोदाम मिले हैं। अब बात करते हैं इसी के अंदर सड़कें और गलियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण का आधार नगरों की प्रमुख सड़कें, यानी हड़प्पा सभ्यता के शहरों को योजना बना करके बसाया गया। इसका आधार है कि शहर की प्रमुख सड़कें और गलियां जो थी, मुख्यतः समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाली दो राजमार्गों से, मतलब सड़कें सीधी है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, और ये मुख्य जो सड़कें हैं वो राजमार्ग हैं, जैसे आजकल स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होता है उस टाइप से। और ये सड़कें आपस में एक दूसरे को बीच में समकोण पर काटती है। तो जो समकोण पर जब दो सड़कें एक दूसरे को काटती है तो क्या बनता है, चौराहा बनता है, बड़ा चौराहा। तो चार समान भागों में विभक्त है। चौराहे पे क्या हो जाएगा, चारों तरफ सड़कें हो जाएंगी तो चार समान भागों में बढ़ जाएगी। इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलाप स्थल पर चौराहे बने होते थे, यानी दो बड़ी सड़कें जहाँ पर क्रॉस करती है चौराहे बन जाता है। नगरों की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती, तो नगर की जो मुख्य सड़क है वो काफ़ी चौड़ी, यानी 30 फीट तक इनकी चौड़ाई है। सड़कों की इतनी अधिक चौड़ाई इस बात को जो है प्रकट करती है, सूचित करती है कि इस समय यातायात काफ़ी रहा होगा। इस प्रकार सड़क एक दूसरे पर समकोण पर जो है काटती हुई समस्त नगर को छोटे छोटे खंडों में बांटती है। मतलब सड़कें जब आपस में समकोण पर काटती है तो जो अलग अलग मोहल्ले या खंड बन गए, शहर के अलग अलग खंड बन गए, इन्हीं खंडों को जो है मोहल्ले बोले गए। मतलब इसमें जो बनने वाला, जो रहने वाले लोग थे उनको मोहल्ला बोला गया। खंडों में विभाजित करती थी ये नगर खंड भी गलियों, मतलब जो मेन सड़कें हैं वो गलियों या पतली सड़कों से छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित, यानी मेन जो विभाजन हुआ बड़ी सड़कों से, फिर वो छोटी सड़कों से और विभाजन हो गया, जिसको हम उपखंड बोल सकते हैं। सहायक सड़कें 9 फीट से 18 फीट तक चौड़ी होती थी। प्रत्येक उपखंड प्राय 1200 फीट लंबा और 800 फीट चौड़ा था। तो ये जो जिसको हम मोहल्ला कह सकते हैं, तो मोहल्ला या उपखंड जो बना है उसकी लंबाई चौड़ाई 1200 फीट से लेकर के 800 फीट तक है। तो ये सड़कों के विभाजन के आधार पर बनी है। ये सड़कें मिट्टी से बनी हुई है, परंतु इनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सड़कों को बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया गया है, लेकिन इनमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। सड़कों पर जगह जगह कूड़ा करकट डालने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे। जैसे आज भी शहरों के अंदर साफ सफाई के लिए कचरा डालने के लिए पात्र होते थे, तो वो इस समय भी थे। तो इनमें नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी जो इन पात्रों से कचरे को उठा के ले जाती थी, क्योंकि शहर से बाहर डालती होगी। अथवा सड़कों के किनारे जगह जगह गड्ढे खोदे जाते थे, यानी गड्ढे में कचरा डाल देते थे और नगर पालिका जैसी कोई संस्था थी जिसके सफाई कर्मचारी उस कचरे को वहाँ से निकाल करके ले जाते थे। अर्थात यहाँ के लोग अपने नगरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे, यानी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस सभ्यता में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं भवन निर्माण की, इसको हम कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण किस प्रकार किया गया इसको हम कर लेंगे।